नमस्कार। पेश है रोजगार समाचार। नौकरी के वादे, कारोबार के वादे, अच्छे दिन के वादे, आपने खूब वायदा 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 सुना। लेकिन आज हम बात करेंगे कि उन वायदों का क्या हुआ। उन अच्छे दिनों की गवाही क्या सरकार का अपना आंकड़ा दे रहा है? जो रिपोर्ट सरकार ने खुद जारी की है, वो रिपोर्ट नौकरी पर क्या कह रही है? इसे जानने और समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो लंबा हो सकता है, धैर्य बनाए रखें और समझने की कोशिश करें कि आपके नौकरी की स्थिति क्या है, आपके रोजगार की स्थिति क्या है। नौकरियों पर कोई बात नहीं करता। पूरा मीडिया, आपका मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हो गया है और रात दिन केवल विवाद पैदा करने की कोशिश करता है। एक विवाद किसी के बयान को लेकर, एक विवाद किसी के ट्विटर पर कहे गए शब्दों को लेकर और दूसरा विवाद उसके जवाबों को लेकर। ये जो कहा सुनी में पूरा का पूरा मीडिया आपको निपटाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप मूल मुद्दों से भटक जाएं। कभी सोच कर देखिए कि सोशल मीडिया पर दिन भर रील में, दिन भर डिबेट में उलझे रहने वाले नागरिकों को क्या मिलता है। जी हाँ, उनका ध्यान भटक जाता है और उनके हिस्से में केवल रील्स आती हैं, उनके हिस्से में केवल ब्लड प्रेशर आता है। तो आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करें कि नौकरियों को लेकर सच्चाई क्या है। भारत में रोजगार की स्थितियां विकट हैं। भारत में 12वीं पास या उससे अधिक शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। साल 2000 में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो 12वीं या उससे अधिक पढ़े लिखे थे लगभग 35% थी, जो कि 2022 में बढ़कर 65% हो गई है। यह सरकार का आंकड़ा है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट ने 27 मार्च को जारी किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है भारत के बेरोजगारों में 83% युवा हैं। वही युवा जिनको अच्छे दिनों की बातों में उलझाया गया था, जिनसे वायदे किए गए थे कि रोजगार होगा, साल में 1 करोड़ नौकरियां होंगी और इस तरह 10 साल में 10 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए। लेकिन वो वायदे क्या हुए? क्योंकि अब फिर चुनाव आ गया है, अब एक बार फिर नए वायदे आपके सामने लाए जा रहे हैं। रोजगार के आंकड़ों को किस तरह से भ्रामक रूप में आपके सामने पेश किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे। हो सकता है गोदी मीडिया का शोर आपके कानों तक सच्चाई ना पहुंचने दे। जिस काम के लिए उसे रखा गया है वह यही तो कर रहा है। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सा चैनल है, कौन सा अखबार है जिसने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है, जो ये रिपोर्ट आप तक लेकर आ रहा है। क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है कोई चैनल इस पर डिबेट करेगा? जब हम आपसे इस पर बात कर रहे हैं, क्या आपने कहीं और इस पर कोई बातचीत देखी है? इसलिए रोजगार समाचार को ध्यान से सुनिए। रोजगार समाचार आपके जीवन से जुड़ा हुआ समाचार है। अपने जीवन की चिंता कीजिए, विवादों में मत पड़िए, अपने परिवार की रक्षा कीजिए और उसे रोजगार मिलता रहे, यह सुनिश्चित कीजिए। यह रिपोर्ट भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वर ने जारी की है और रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले 2 दशकों में बाजार की स्थितियों में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी रोजगार की स्थितियां संतोषजनक नहीं हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बाजार में अभी भी जेंडर गैप बना हुआ है। जेंडर गैप का मतलब है स्त्री और पुरुषों को मिलने वाले भुगतान में अंतर। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला श्रमिकों को अभी भी श्रम का उचित दाम नहीं मिल रहा है, पुरुषों के बराबर दाम नहीं मिल रहा है। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को बेहतर रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। आपको ध्यान होगा, सबका साथ सबका विकास, उस नारे का क्या हुआ? जब महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों के बराबर पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है,
तो नारी वंदन का क्या हुआ? नारी वंदन, सबका साथ सबका विकास एक जुमला बनकर रह गया है। ठीक उसी तरीके का जुमला जो 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आने की बात कही गई थी, उस वायदे का क्या हुआ? उस वायदे को बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने जुमला बताया था। क्या नौकरियों की बात भी जुमले में बदल गई है? सरकार के डाटा को आपने सुना, देखा। कोशिश करिए कि इस बारे में आप सरकार से सवाल पूछें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा क्या। उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी करते समय जो बात कही है वह बहुत महत्वपूर्ण है, वह इस रिपोर्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है, सरकार सामाजिक आर्थिक समस्या को हल नहीं कर सकती, जैसे बेरोजगारी। जी हाँ, जिसका काम ही आर्थिक नीतियां बनाना है, जिसका काम ही रोजगार सृजन करना है, वही व्यक्ति कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी को हल करना सरकार का काम नहीं है। इसे आप सरकार का दृष्टिकोण समझिए। ब्यूरोक्रेसी सरकार की पूरी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि नौकरशाह ब्यूरोक्रेट ही योजनाएं बनाते हैं, क्रियान्वित करते हैं और उसी योजनाओं के हिसाब से देश आगे बढ़ता है। तो जो सरकार के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, जब वो ये दावा कर रहे हैं और रिपोर्ट जारी करते हुए कह रहे हैं कि बेरोजगारी दूर करना सरकार का काम नहीं है, तो फिर हमें पूछना चाहिए कि सरकार का काम क्या है। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी, जो कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार बीजेपी द्वारा तय किए गए थे, तो उनकी रैलियों को सुनिए। इस वीडियो में ध्यान से सुनिए, जहां वो कह रहे हैं कि कैसे कांग्रेस की सरकारों ने भ्रष्टाचार किया और सरकार में आने के बाद 1 करोड़ नौकरी देंगे। याद करने की कोशिश कीजिए कि वो 1 करोड़ नौकरियों पर आपसे आगे कब बात करते हैं। नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं नौकरियों का, नौकरियों के निर्माण का। अब आगे चलकर 10 सालों में 2013 में यह दावा किया गया था और उसके बाद 2014 में सरकार बनने से लेकर और अब 2024 तक कभी भी नरेंद्र मोदी ने इस बात का सीधा जवाब नहीं दिया कि नौकरियों के रोजगार सृजन का क्या हुआ, नौकरियों के सृजन का क्या हुआ। जब जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने हर बार यही कहा कि इस तरह से नौकरी मिल रही है। जैसे उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के जरिए नौकरी मिल रही है, उन्होंने बता दिया कि दूसरी योजनाओं से लोग पैसा लेके जा रहे हैं तो उसमें नौकरी मिल रही है। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि हर साल जो बच्चे सीए की पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं, जब वो अपना कारोबार शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं, तो उनके साथ जो लोग जुड़ते हैं उससे कैसे नौकरी मिल रही है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की दावेदारी करते वक्त नरेंद्र मोदी ने इन सब की बात की थी? 2016-17 में लगभग 17,000 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट सिस्टम में जुड़े हैं। इनमें से 5,000 से ज्यादा लोगों ने नई कंपनियां शुरू की हैं। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था में 20 लोगों को रोजगार मिलता है तो इन संस्थाओं में 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, डेंटल सर्जन और आयुष डॉक्टर हमारे देश में 80,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, डेंटल सर्जन और आयुष के डॉक्टर शिक्षित होकर के प्रति वर्ष कॉलेज से निकलते हैं। इनमें से अगर 60% भी खुद की प्रैक्टिस करें तो प्रति डॉक्टर 5 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और ये संख्या 2,40,000 होगी। लॉयर 2017 में लगभग 80,000 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉयर बने। इनमें से अगर 60% लोगों ने
अपनी प्रैक्टिस शुरू की होगी और अपने 2-3 लोगों को रोजगार दिया होगा तो लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार उन वकीलों के माध्यम से मिला है। इसे बहलाना कहते हैं, इसे फुसलाना कहते हैं, अपने डरे हुए मीडिया को फुसलाना कहते हैं, क्योंकि उस मीडिया में यह शक्ति नहीं है कि वो सवाल कर पाए कि जो आपने वादा किया था उस वादे का क्या हुआ। भारतीय मीडिया विपक्ष का कॉलर पकड़ता है, लेकिन वो सरकार से उसके दावों की पुष्टि नहीं करवा सकता, उनका फैक्ट चेक नहीं करा सकता। आपको याद होगा 20 जनवरी 2018 का प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू जो उन्होंने जी न्यूज़ को दिया था। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि कैसे आपने लोगों का जीवन बदला। आप ध्यान दीजिए, नौकरियों पर सीधा सवाल नहीं था, सवाल उनकी प्रशस्ति के लिए ही पूछा गया था। इस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कोई सीधा उत्तर रोजगार का नहीं दिया, रोजगार के सवाल का नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने कहा आपके जी न्यूज़ के बाहर कोई पकौड़े बेचता है तो आप इसे रोजगार मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? भारत के नागरिकों को सोचना चाहिए कि पकौड़े तलने वालों को अपने साथ किसी रोजगार में लगे दूसरे व्यक्ति को थोड़े बहुत पैसे देकर उससे मदद लेने वाले को रोजगार कहा जाएगा, या उन पक्की नौकरियों और स्थायी नौकरियों को रोजगार कहा जाएगा जिसे यह सरकार समाप्त करने की दिशा में लगातार बढ़ रही है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला आपके सामने है। देश भर में सभी जगह भर्तियां रुकी पड़ी हुई हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वह 30 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती शीघ्रता से सुनिश्चित करेगी, जो भर्ती इस सरकार ने रोकी हुई है। आखिर किसने रोका हुआ था इस सशक्त बहुमत वाली सरकार को, विशाल बहुमत वाली सरकार को नौकरियों की भर्ती करने से? आप देखें, यह सरकार पूंजीपतियों के हिसाब से कानून बना रही है। आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे, टेलीविजन पर सुनते होंगे कि श्रम कानूनों में सुधार किया जा रहा है। इस शब्द से बचिए। श्रम कानूनों के सुधार का मतलब है आपके काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, आपको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, आपको नोटिस पीरियड का पैसा नहीं दिया जाएगा, आपसे मनचाही शर्तों पर काम किया जाएगा। श्रम सुधार उन सुधारों को कहते हैं जो पूंजीपतियों के हिसाब से सरकारें तय करती हैं। श्रम सुधारों का अर्थ नागरिकों को मिलने वाले अधिकार से नहीं है, इसका संबंध पूंजीपतियों से है। इसीलिए अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाई जाती है ताकि आपको भ्रमित किया जा सके, और उन सब हेडलाइंस में, टेलीविजन की डिबेट में बताया जाता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी श्रम सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह श्रम सुधार पूंजीपतियों के लिए हैं, आम नागरिकों के लिए नहीं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। आपको जब भी मौका मिले, आपको जहां मौका मिले, आपको सरकार से सवाल पूछना ही चाहिए कि उनकी नौकरियों का क्या हुआ। 1 साल में 1 करोड़ नौकरियों के वायदे का क्या हुआ, और कैसे एक सरकार के सबसे बड़े अधिकारी को यह कहने का हक मिल जाता है कि बेरोजगारी सरकार का सवाल नहीं है, बेरोजगारी पर आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, बेरोजगारी सरकार की चिंता नहीं है। बेरोजगारी को मुख्य प्रश्न बनाइए। आपके पास जो भी उम्मीदवार आ रहा है उससे पूछिए कि अगर आपने उसे चुना तो आपके रोजगार का क्या होगा। धार्मिक विभाजनों से बचिए, सांप्रदायिकता से बचिए। आपको याद दिलाना जरूरी है कि बीजेपी ने अब तक जो उम्मीदवारों की सूची जारी की है लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें से 103 सांसदों की टिकट काटे गए हैं। 405 कुल उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, इनमें से 103 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। टिकट काटने का मतलब है कि बीजेपी को इस बात का अंदाजा है कि उनके खिलाफ
जमीन पर असंतोष उभर रहा है। इसी तरह से 2019 में 119 सांसदों के टिकट काटे गए थे ताकि लोगों के असंतोष को दबाया जा सके। आप समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ मीडिया बता रहा है कि विशाल बहुमत मिलने जा रहा है इस सरकार को, दूसरी ओर 405 में से 100 से अधिक सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं। तो आपको इससे क्या बात समझनी चाहिए? इससे आपको समझना चाहिए कि कुछ तो मुद्दे हैं जिन पर सरकार विफल है, कुछ मुद्दे हैं, कुछ घोषणाएं हैं जिन पर काम होना बाकी है। आप हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों से जुड़े सवालों पर हमारा समर्थन कीजिए। अगर संभव हो तो ज्वाइन कीजिए और हमारी आर्थिक मदद कीजिए। नमस्कार।